करीब 2000 साल पहले मिस्र में एक रानी हुई जिसने 51 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक यानी करीब 2 दशक तक प्राचीन मिस्र पर शासन किया। पहले अपने पिता के साथ, फिर अपने भाई के साथ और फिर अपने बेटे के साथ। इतिहास में राजा रानियां तो बहुत रहे, फिर ये रानी इतनी मशहूर क्यों हो गई? क्योंकि इस कहानी में राजा तो आते जाते रहे, लेकिन रानी गद्दी पर बनी रही। जब जरूरत पड़ी तो किसी की भी जान ले ली और अंत में जब जरूरत पड़ी तो जान दे भी दी। दोस्तों, इस कहानी में शारीरिक संबंधों की भूख से लेकर तख्त और इंसानी खून की भूख तक शामिल है, क्योंकि ये कहानी है दुनिया की सबसे खूबसूरत, कामुक और सबसे रहस्यमय रानी क्लियोपेट्रा की। ईसा मसीह के जन्म से भी पहले 69 बीसी में क्लियोपेट्रा 7 का जन्म मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। उनके पिता टॉलमी 12 तथा माता क्लियोपेट्रा 5 थी। क्लियोपेट्रा 7 मिस्र की प्रभावशाली महिलाओं में से एक थी। वो मिस्र ही नहीं, दुनिया की भी सबसे खूबसूरत रानी थी, जो शासकों को आसानी से अपने रूप जाल में फंसा लेती थी। कहते हैं उसने कई राजाओं सहित सेनापति तक से शारीरिक संबंध स्थापित किए। वह मिस्र के टोलमी शासकों की परंपरा में आती थी और वह प्राचीन मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम महिला फेरो थी। क्लियोपेट्रा इतिहास की सबसे खूबसूरत रानी तो थी ही, लेकिन उसे इतिहास की सबसे खूबसूरत रानी होने के साथ साथ सबसे रहस्यमयी रानी भी कहा जाता है। वह जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा वो चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी। जब क्लियोपेट्रा 17 साल की थी, तभी उसके पिता की मौत हो गई और उसके छोटे भाई टॉलमी दियोनसिस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ। कुछ समय साथ राज करने के बाद पुरुषवादी सोच के चलते भाई टॉलमी ने अपनी बहन की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और क्लियोपेट्रा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। साथ ही राज्य में और लोगों को भी उसकी अधीनता स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि वो किसी महिला के आदेश का पालन नहीं कर सकते थे। इस कारण वह अपने राज्य से भागकर सीरिया पहुंच गई और यहाँ से शुरू हुआ क्लियोपेट्रा का खूनी खेल। मिस्र की राजगद्दी को दोबारा हासिल करने के लिए क्लियोपेट्रा ने रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने रूप जाल में फंसाने की चाल चली, जिसमें वो कामयाब रही। सीजर ने मिस्र पर हमला बोला, टॉलमी को मारकर क्लियोपेट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बैठा दिया। राजपाट में फिर से अनबन की शुरुआत हुई तो क्लियोपेट्रा ने अपने छोटे भाई को भी जहर देकर मार दिया और अपनी बहन की भी हत्या करवा दी। इसके बाद वह रोम में जाकर सीजर के साथ रहने लगी। वहां उसने साजिश सीजर की हत्या करवा दी और खुद रोम साम्राज्य की रानी बन गई। सीजर की मौत के बाद क्लियोपेट्रा को सीजर के एक सेनानायक एंटनी से प्यार हो गया। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। सीजर के सेनापति एंटोनी को क्लियोपेट्रा ने पूरी तरह से अपने रूप जाल में फांस रखा था, जो उसके इर्द गिर्द चक्कर काटता था। वो लंबे समय तक क्लियोपेट्रा के साथ मिस्र में रहा, लेकिन रोम के लोगों को किसी भी हालत में मिस्र की एक और औरत को एंटनी की पत्नी बनते हुए देखना रास नहीं आया। एक बार फिर से साजिश रची गई। एक बार युद्ध के दौरान एंटोनी को ये बताया गया कि क्लियोपेट्रा अब नहीं रही। इस बात को सुनते ही एंटनी सदमे में आ गया और अपनी ही तलवार पर गिरकर मारा गया, जबकि यह कोरी अफवाह थी। सीजर के बाद ऑक्टेवियन ने रोम की गद्दी को संभाला। क्लियोपेट्रा ने ऑक्टेवियन से लंबे समय तक संघर्ष किया। इसके बाद क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन को भी अपने रूप जाल में फांसकर खुद की जान बचाकर फिर से मिस्र की सत्ता प्राप्त करने की योजना पर काम कर रही थी। लेकिन ऑक्टेवियन चतुर था, उसे फंसाना क्लियोपेट्रा के लिए पॉसिबल नहीं हुआ। कहते हैं जब क्लियोपेट्रा को बचने का कोई रास्ता नहीं मिला और उसे एंटनी की मौत की खबर मिली, तो उसने अपनी दासी से एक जहरीला सांप मंगवाकर उससे खुद को डसवा लिया और आत्महत्या कर ली। साथ ही उसके साथ उसकी सबसे वफादार दासियों ने भी अपनी जान दे दी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि उसकी हत्या ऑक्टेवियन ने ही करवाई थी। तरीका लगभग यही था। जैसे कि क्लियोपेट्रा मरी, मिस्र पर रोमनों का अधिकार हो गया।